हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अरस्तु के क्रांति के विचार से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर आपको बता दें कि सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल पेपर जो आप रखते हैं यूपीएससी आईएएस पीसीएस में, स्टेट के पीसीएस में ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसके यहाँ पे एक क्लास चलाई जा रही है। इससे पहले हमने प्लेटो के सभी टॉपिक्स को कवर किया, साथ ही साथ अरस्तु के 2 से 3 टॉपिक कवर हो गए और आज स्टडी कर रहे हैं कि अरस्तु की क्रांति का विचार। तो इसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम आंसर राइटिंग को करें, फॉर्मेटिंग रखें, जिससे आपके एग्जामिनर प्रश्न हो और आपको अच्छे मार्क्स मिले, ताकि आपका एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। इसी के साथ ये यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी एग्जाम, जीआईसी एग्जाम्स के लिए भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के प्रश्न को। देखिए, टॉपिक है हमारा क्रांति के विचार। तो पहले हम क्रांति के विचार के बारे में समझेंगे कि भूमिका हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने बताया है, जिन दोस्तों ने नहीं देखी है, कि प्लेटो की भूमिका कैसे लिखनी है, या प्लेटो की वीडियो में मैंने बहुत स्पष्ट डिटेल से बताया है कि आपको भूमिका कैसे लिखनी है पॉलिटिकल साइंस के थिंकर से रिलेटेड। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंटली 2 से 3 फैक्ट, उनको आप सेंटेंस के रूप में लिखिए। जैसे अरस्तु शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। इन्होंने कहा कि शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। जैसे कुलीन तंत्र का गुटतंत्र में परिवर्तन हो जाना, क्रांति का मूल कारण आपको यहाँ बता देना है, और साथ ही साथ आप बताएंगे कि क्रांति कितने वर्गों में होती है। तो 2 से 3 फैक्ट मैंने क्रांति से रिलेटेड उठा लिए। या आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु के द्वारा क्रांति का विचार दिया गया। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया है। इस तरीके से आप कोई भी इंट्रो बना सकते हो। या अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान के पिता हैं, इन्होंने आगमनात्मक पद्धति अपनाई, 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया, साथ ही साथ व्यवहारिक अध्ययन भी किया। तो इस तरीके से भी आप इंट्रो बना सकते हो। तो यहाँ देखते हैं, अरस्तु ने कहा शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति होती है। जैसे कुलीन तंत्र का गुट तंत्र में परिवर्तन होना। इन्होंने कहा कि क्रांति होती क्यों है, क्योंकि क्रांति का जो मूल कारण है वो धनी वर्ग के द्वारा विषमता की स्थापना की जाती है और गरीब वर्ग द्वारा समानता की आकांक्षा। यानी जो अमीर वर्ग है वो सोचता है कि भाई ये विषमता बनी रहनी चाहिए, जो हमारे लिए पॉजिटिव है, और गरीब वर्ग सोचता है कि हमें समानता मिलनी चाहिए, हम विषमता के शिकार रहेंगे तो हमेशा पिछड़े रहेंगे। इसीलिए क्रांति जो है कि अमीर और गरीब दोनों ही वर्गों में की जाती है। तो ये चीज़ क्लियर कर दी कि केवल गरीब व्यक्ति क्रांति करेगा, श्रमिक वर्ग ही क्रांति करेगा, ये मान्यता गलत हो गई। अरस्तु ने यहाँ ने पॉइंट आउट कर दिया कि अमीर वर्ग भी क्रांति करता है और गरीब वर्ग भी क्रांति करता है। अमीर इसलिए क्रांति करता है कि विषमता बनी रहे, गरीब इसलिए क्रांति करता है कि समानता होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि इसके अलावा क्रांति के और कौन कौन से कारण हैं। तो पहले हम क्रांति के अन्य कारण देखते हैं। यहाँ समझते हैं कि क्रांति के जो अन्य कारण हैं, जैसे शासकों की भ्रष्टता और लाभ की लालसा। जब शासक भ्रष्ट हो जाते हैं, लाभ की लालसा करते हैं, तब जो है कि क्रांति करती है आम जनता। वहीं सम्मान की लालसा, अगर आप अयोग्य को सम्मानित कर रहे हैं, जैसे शासन व्यवस्था में आप अयोग्य व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं, बड़े बड़े पद दे रहे हैं, तो जो आम जनता है, आम पब्लिक है, जो समाज है, वो कहीं ना कहीं क्रांति की ओर लालायित होगा कि ये तो गलत है। यानी अयोग्य व्यक्ति को आप सम्मानित कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि राजा यहाँ का खराब है। वहीं धनिक तंत्र में जनता शासकों से घृणा करती है। जब शासक से घृणा क्यों होती है, क्योंकि धनिक तंत्र में ऐसा होता है कि जनता को यह लगता है कि पूरी की पूरी कुंडली मार के बैठे हैं, अर्थव्यवस्था पूरे पैसे पे ये लोग कुंडली मार के बैठे हैं, केवल 10 से 12 लोग गिने चुने जो शासक वर्ग में है। इसलिए भी जनता जो है कि उन शासकों से घृणा करती है। और यह भी माना जाता है कि शासन करने वाले व्यक्ति अयोग्य हैं। जैसे आज उत्तर कोरिया में देखिए, किम जोंग उन के खिलाफ शासन चलता है, वहीं हिटलर मुसोलिनी के खिलाफ जो है कि लोगों ने शासन सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो ये माना था कि ये लोग अयोग्य हैं, इसलिए भी इनके खिलाफ क्रांति करनी चाहिए, तभी जो है कि शासन व्यवस्था में परिवर्तन होगा। और अरस्तु ने पहले ही बताया कि शासन व्यवस्था में परिवर्तन जब होता है, संविधान प्रणाली में परिवर्तन होता है, तभी हम उसे क्रांति कहते हैं। एक और कारण हो सकता है कि राज्य के किसी अंग का आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली हो जाने पर भी क्रांति होती है। जैसे आज देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट लगातार कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में इंटरफेयर करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्रांति कर दें, लेकिन उस समय के हिसाब से जब राजा का शासन हुआ करता था, जिस समय अरस्तु लिख रहे हैं कि कोई भी अंग अगर आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो जनता के द्वारा क्रांति कर दी जाती है। तो आपने देखा कि 4 से 5 बिंदु तो ये हैं, हेडिंग वाइज, पॉइंट वाइज हैं। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमीर व्यक्ति विषमता बनाए रखने के लिए क्रांति करता है, वहीं गरीब व्यक्ति समानता को बनाए रखने के लिए क्रांति करता है। तो अब आपके सामने प्रश्न आता है कि क्रांति से संबंधित हम प्रश्न पे कैसे लिखें आंसर राइटिंग। तो देखिए, पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने पॉइंट वाइज बनाया ताकि आपको ईजिली याद हो जाए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी रहे कि भाई सेपरेशन की टॉपिक में क्लियरिटी रहे कि हमने क्रांति के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा, दास प्रथा में क्या क्या पढ़ा, राज्य की व्यवस्था में
में क्या पढ़ा, शासन व्यवस्था में क्या पढ़ा, इसलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है। अगर आपको लगता है कि आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो इसी चीज़ को आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पैराग्राफ 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, उससे बड़ा अगर होगा तो एग्जामिनर को बोरियत फील होगी और आपको उसका भुगतान उठाना पड़ेगा कम नंबर के रूप में। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप पॉइंट वाइज लिखिए, ज़्यादा बेस्ट है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली में जो क्रांति होती है उसके क्या कारण है। अगर हम बात करें कि प्रजातंत्र जो डेमोक्रेसी है उसमें क्रांति क्यों होती है, क्योंकि आम जनता को धनी व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काकर क्रांति की जाती है। आज भारत में भी आप देखेंगे बहुत सारा प्रचार प्रसार होता है, मीडिया प्रचार करती है या आम जो है कि जन समर्थन होता है, जो जगह जगह बातें की जाती हैं, चर्चाएं की जाती हैं, तो उसमें बताया जाता है कि धनी व्यक्ति जो अमीर है, जो अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, इनके खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है, जबकि ये लोग मूल हैं, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के लोग रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन इनको लगता है भड़काया जाता है, इसलिए डेमोक्रेसी में क्रांति होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं धनिक तंत्र में, तो ये कहता है कि आपसी झगड़े या गुटबंदी या जनता से अन्याय भी क्रांति का कारण बनता है। धनिक तंत्र में क्या होता है, आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े अंपायर होते हैं, बिजनेस अंपायर, उनमें उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हो जाता है कि मेरे बाद कौन जो है कि इसका उत्तराधिकार होगा, कौन सीईओ बनेगा, इस स्तर पे भी गुटबंदी होती है। वहीं जनता से भी जब अन्याय किया जाता है तो भी क्रांति का कारण बनता है। कुलीन तंत्र में अगर हम बात करते हैं, ओलिगार्की में, तो शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत सीमित होती है, जिससे आम पब्लिक को लगता है कि भाई हमें तो शासन में भागीदारी दी ही नहीं गई है, हम पे तो केवल शासन किया जा रहा है, हमें ना पार्टिसिपेट किया जा रहा है, केवल हम वोट बैंक हैं, बस वोट देते हैं, बाकी उसके बाद घर बैठ जाते हैं। हमें शासन सत्ता में, ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में कहीं भी हमें सहयोग करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसलिए भी लोग क्या करते हैं, व्यक्तियों की संख्या सीमित होने की वजह से कुलीन तंत्र के खिलाफ क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि राजतंत्र में जहां राजा का शासन होता है वहां शासक वर्गों का आपसी मतभेद होता है और शासक का अयोग्य एवं आलसी होना। भारत में आप प्राचीन भारत में देखिए, मध्यकालीन इतिहास में देखिए, बहुत सारे ऐसे शासक मिलेंगे जिनके बीच में आपसी मतभेद होता है। सैयद बंधु को आपने पढ़ा होगा, किंग मेकर कहलाते थे, कब किसको सत्ता से हटाना है, कब किसको सत्ता पर बैठाना है, ये राजतंत्र में होता था। वहीं कई सारे शासक, चाहे वो रंगीला शासक हों, चाहे वो बहादुर शाह हों, जो आलसी थे, अयोग्य हो गए, बहुत सारे शासकों के आप इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में भी ऐसे कई शासक मिलेंगे। तो राजतंत्र में भी क्रांति क्या होती है, इस वजह से होती है। लेकिन अब अरस्तु बताता है कि भाई क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो बता दिया गया, अन्य कारण बताए गए। विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, धनिक तंत्र, इनमें क्रांति किस तरीके से होती है इसको ही बताया गया। लेकिन आपका आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको क्रांति रोकने के उपाय भी बताने होंगे, तब जाके एग्जामिनर को लगेगा कि आपको पूरी एक जानकारी है और आपने एक बहुत ही अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट किया। देखिए प्रश्न सभी को आ रहा होगा एग्जाम में, लेकिन आपके प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कितने अधिक से अधिक पॉइंट आप डालते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वो सबसे मैटर करता है आपके आंसर राइटिंग में। तो हम यहां देखते हैं, क्रांति रोकने के उपाय भी हमें बताने हैं। जनता में कानून के प्रति सम्मान होना चाहिए, तब जो है कि क्रांति नहीं होगी। वहीं शासकों का जनता से व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। वर्तमान में देखिए मोदी जी जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, इसलिए कभी कोई सोचता ही नहीं कि मोदी जी को भी सत्ता से हटाया जाए। वहीं मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट देख लीजिए या और भी शासकों की गवर्नमेंट देखिए, जिसमें क्या होता है कि जनता से बिल्कुल लगाव नहीं रहता है। अगर हम अपने मध्यकालीन शासक की बात करें तो अकबर का संबंध बहुत अच्छा था, अकबर जो है कि जनता के बहुत बीच में रहता था। लेकिन वहीं औरंगजेब का शासन देखें तो औरंगजेब जनता से व्यवहार अच्छा नहीं रखता था। इसीलिए जनता से व्यवहार अगर अच्छा होगा तो क्रांति नहीं होगी। समाज में अगर विषमता का अभाव, अगर आपके साथ कोई विषमता की जाए तो नो डाउट आप कितना भी अच्छी विषमता हो लेकिन आप उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो समाज में जब विषमता का अभाव होगा तो भी क्रांति नहीं होगी। वहीं व्यक्ति या वर्ग के द्वारा आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित ना करना, जब किसी वर्ग या व्यक्ति के द्वारा बहुत अधिक संपत्ति अर्जित कर ली जाती है तो हमारे मन में एक कुंठित भावना जागती है कि इस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, इसके खिलाफ हम चोरी करेंगे, इसके खिलाफ हम क्रांति करेंगे तो हमें भी इसका पैसा मिल जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बहुत अधिक अगर आप पैसा कमा रहे हो तो इसके लिए भी क्रांति हो सकती है, इसलिए आप पैसा बहुत ज़्यादा मत कमाइएगा आईएएस बनकर। सार्वजनिक संपत्ति को न हड़पना, जब भी आप पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर हड़पोगे तो आस पड़ोस के लोग भी डिस्प्यूट करेंगे, गवर्नमेंट भी आपके खिलाफ होगी। इसलिए सार्वजनिक संपत्ति को अगर आप हड़पते हैं, अर्थात सरकार में अगर सरकार के रूप में अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को हड़प लेते हैं तो प्रॉब्लम होगी।
यानी क्रांति होगी। वहीं शिक्षा पद्धति द्वारा सद्गुणों का विकास करना, अगर हम सद्गुण का विकास करते हैं शिक्षा पद्धति के द्वारा, यह बताते हैं कि मानव का जीवन नैतिक है, सुख सुविधाओं के साथ साथ जो है कि उसको न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करनी है। वहीं अपने क्या कहेंगे, उसके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, उसको नैतिक विचारों का ज्ञान होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें उसे पता होंगी, शिक्षा पद्धति के द्वारा उसके सद्गुणों का विकास किया जाएगा, उसके चरित्र का निर्माण किया जाएगा, तब जो है कि समाज में किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं होगी। और अगर हम अगला देखते हैं पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि न्यायपूर्ण समाज में क्रांति की भावना कम होती है। अगर आपका समाज न्यायपूर्ण है, यानी सभी लोगों के साथ न्याय किया जा रहा है, सबको आवश्यकता के अनुसार काम दिया जा रहा है, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है, कल्याणकारी व्यवस्था रखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत न्यायपूर्ण है, समाज में कोई मतलब किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, तो भी वहाँ पर क्रांति की भावना कम होती है। ख़त्म नहीं होती लेकिन कम होती है, ये माना जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपको क्रांति का विचार। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और आप लोग प्लेटो की सारी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वो भी आप पढ़ लीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि आपके आंसर राइटिंग में हर साल प्लेटो से एक प्रश्न आ रहे हैं सिविल में। साथ ही साथ आप अरस्तु के भी जो टॉपिक अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर से देखें। चलिए, तब तक हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।